नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ऐसा लगता है कि मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपने तमाम काबीनी रुफ़ा को यानी वज़रा से कह दिया है कि वो अपने अपने महकमेजात अपनी अपनी वजारतों की बजट तजावीज़ तैयार करें, इजलास मुनक़िद करें और बजट तजावीज़ को खतियत दें और हुकूमत को पेश करें। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक अहम खबर जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि क्या तेलंगाना में इंतकामी सियासत का आगाज़ होगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह महकमे बिजली की जानिब से बिजली की खरीदी में खुर्द-बुर्द और बदनामियों के इल्ज़ामात के तहत साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR को नोटिस जारी की गई थी। अब ये इत्तला आ रही है कि साबिक़ रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव को भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदनामियों के ज़िमन में नोटिस जारी की जाने वाली है। ये तो एक खबर रही है तेलंगाना से, लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, आपको बता दूं कि वहाँ अजीत डोवल साबिक़ मुशीर कौमी सलामती 2014 से वो मुशीर कौमी सलामती हैं। अब फिर दोबारा यानी तीसरी मियाद में जब मोदी मुंतखब हुए हैं तो तीसरी मियाद के लिए भी उन्हें यानी NS से यानी मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया है। उनके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM को यानी PK मिश्रा उन्हें भी दोबारा इस ओहदे पर फायज कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ तक अजीत डोवल का सवाल है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाएतमाद रुफ़ा में शामिल हैं और तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा PK मिश्रा भी जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं मोदी के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। ये एक खबरें हो गई, लेकिन नीट के बारे में ये खबर आ रही है नीट UG के बारे में कि 1563 ऐसे तलबा को जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका रीटेस्ट होगा और अगर वो रीटेस्ट में शिरकत नहीं करते हैं तो उनके ग्रेस मार्क्स निकाल कर दूसरे नंबरात उन्हें दे दिए जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीट में किस तरह की बदगुमानियों का इर्तिकाब हुआ है, इल्ज़ाम ये आयद किए जा रहे हैं और आप ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि NTA की तारीख में पहली मरतबा नीट की तारीख में 67 तलबा को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल हुए हैं। इस पर शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और एक सबसे अहम खबर ये है कि हम 12 जो फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है और इस फिल्म में मुसलमानों का मजहबी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया गया है मुसलमानों को, उस फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वैसे भी हमारे पास कई खबरें हैं जिन पर हम तबसरा करेंगे, लेकिन जो पहली खबर है वो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालिक। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत के 17 पार्लिमानी नशस्तों में से BRS का मुकम्मल सफाया हो गया, जबकि कांग्रेस को 8 और BJP को 8 नशस्तें हासिल हुई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नशस्त पर कब्जा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तलात आ रही हैं कि हाईकमान भी ये कहने लगा है कि आखिर हमारी हुकूमत में चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो या तेलंगाना हो, वहाँ पर पार्टी को कैसे नुकसान हुआ और कैसे BJP को फ़ायदा हुआ, इस तरह की बातें आई हैं। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि नईम वजाहत है, तो हम चलते हैं नईम वजाहत से और पूछते हैं कि मुकम्मल बजट की जो तैयारियाँ हो रही हैं नईम वजाहत साहब, उस बारे में आप बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, हमारे पास गुज़िश्ता साल नवंबर में असम्बली के इंतखाबात हुए थे और दिसंबर में 7 दिसंबर को नई हुकूमत कांग्रेस की नई हुकूमत कायम हुई है। इसके बाद से आइंदा 3 महीने तक हमारे पास बजट था मार्च तक, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने उबरी बजट पेश किया था, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने भी उबरी बजट पेश किया है। अब 24 जून से या 26 जून से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो हो सकता है शायद मुकम्मल बजट वहाँ पर पेश किया जाए। उसका जायज़ा लेने के बाद तेलंगाना हुकूमत भी अपना मुकम्मल बजट पेश करेगी, क्योंकि मरकज़ से कितने फ़ंड्स हासिल होंगे, कितने मराहत आएंगे, कितने स्कीमों से फ़ायदा होगा,
वो सब जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद मुकम्मल बजट पेश करने की कोशिश की जाएगी। नहीं भाई सब एक सवाल ये पैदा होता है, चलिए आंध्र प्रदेश की चलते हैं हम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई, जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत का खात्मा हो गया और तेलुगु देशम ने मोदी की तायद की है और मोदी हुकूमत उनके तायद के नतीजे में हुकूमत भी बनी है। तो आप क्या समझते हैं, अब जो फंड्स है वो फंड्स का जो फ्लो होगा आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे में क्या तेलंगाना का फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत अपनी हलीफ जमातों को खुश करके रखना चाहती है जी। अब मरकज़ में जो हुकूमत बनी है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिहार का अहम रोल रहा है। अब हुकूमत के जो भी फैसले होंगे, जो भी नई स्कीमात बनेंगी या फिर जो भी फंड्स का बहाव होगा, जी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने टीम इंडिया की तरह काम करने का वादा तो किया है, लेकिन सबसे पहले अपने हलीफों को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर वज़ीर आज़म बन के रहना है, मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत क़ायम रखना है इंडिया की, तो ये मोदी की मजबूरियाँ हो गई कि मोदी की अब ज़रूरत बन गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू को और हमारे नीतीश बाबू को खुश रखें। जी। तो मैं समझता हूँ कि जब चंद्रबाबू नायडू हुकूमत बन रही थी, जब हुकूमत तश्कील पा रही थी, तो जब एनडीए की हलीफ जमातों की बातचीत हुई थी, 2-3 राउंड की बातचीत हुई थी, 2-3 राउंड की बातचीत में मैं समझता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के मफादात की खातिर कुछ तजावीज़ पेश किए हों, जिसको मरकज़ी हुकूमत ने कबूल किया होगा, जिस पर नायडू ने एनडीए की तायद की। अगर मैं समझता हूँ कि अगर नायडू की बात नहीं सुनी जाती तो मैं नहीं लगता कि वो उनकी तायद करते। जी जी। तो मोदी को भी, नायडू को भी अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस के पास सिर्फ 100 MLA 100 अरकान पार्लियामेंट है और इंडिया इत्तेहाद के पास 232 अरकान की तादाद है, जबकि बीजेपी के पास को 240 अरकान पार्लियामेंट है तनहा। और मैं समझता हूँ कि मज़ीद 52 जो है वो हलीफ जमातों के अरकान है। तो नायडू को ये बेहतर लगा कि मुस्तकम हुकूमत बीजेपी की तायद करने पे होगी और उससे हमको फ़ायदा होगा। शायद इसी वजह से नायडू ने बीजेपी की तायद की होगी। और हम देखे हैं कि जब चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी में पूरा एनडीए इत्तेहाद था होता, वज़ीर आज़म, अपने होम मिनिस्टर और जितने मुख्तलिफ हलीफ जमातें थे, नहीं थे तो मुझे नहीं लगा, नज़र आए कोई, तो एक नज़र नहीं आए नीतीश बाबू, और दूसरे आपके जेडीएस के सरबरा जी कर्नाटक में जो जिन्हें मिनिस्टर बनाया गया है, कुमारस्वामी नज़र नहीं आया, बाकी के पूरे एनडीए के तमाम हलीफ नज़र आए। अच्छा, एक बात, जैसा कि आपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी तकरीब की बात की, उस तकरीब में एक चीज़ देखी गई और आप देखेंगे कि कितनी तौहीन आमेज़ चीज़ थी वो। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैं, हमारे साबिक़ गवर्नर जो है, उन्हें उंगली दिखाकर यानी डरा कर बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बरहमी के अंदाज में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वार्निंग दे रहे हैं। तो औरतों का ये मुकाम होता है। देखिए, आपको ये एक स्टेज पे नज़र आने वाला नज़ारा था जी जी, जिसको आपने नोट किया और आपको ये देखा कि वो बरहमी के अंदाज में बोल रहे हैं। जी। आज मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स ने भी इसको पेश किया है, कल भी पेश किया था। आप अंदाज़ा कीजिए, जी जी, एक स्टेज पे सरेआम सारे लोगों के सामने ऐसी हरकत हो रही है, तो बंद कमरे के इजलास में क्या होता होगा। सही कहा आपने। हालांकि तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर, पुडुचेरी की गवर्नर रह चुकी हैं और हो सकता है अब हालिया जो है पार्लिमानी इंतखाबात हैं हुए हैं उसमें उन्हें शिकस्त का सामना हुआ है। लेकिन इस तरह मैं समझता हूँ कि एक साबिक़ गवर्नर के साथ जो हमारे वज़ीर दाखिला का रवैया है वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, इत्तलात ये आ रही हैं जी कि जो तमिलसाई सुंदरराजन हैं जी, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ग्रुप बंदियाँ कर रही हैं, यानी अल्लाह मलाई के साथ उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, इस तरह ग्रुप बंदियों को पेश कर रही है। शायद इसकी बीजेपी हाईकमान को इत्तला मिली होगी। उसके बाद पहला चंद्रबाबू नायडू के स्टेज पे दोनों का आमना सामना हुआ, उसी दौरान उन्होंने लोगों को नहीं देखा, टीवी कैमरों को नहीं देखा, मीडिया को नहीं देखा, एक इंतबा देने वाले अंदाज में उनसे बातचीत की। ये क्या बातचीत हुई वो तो पता नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उन्होंने इंतबा ज़रूर दिया। यानी साबिक़ सदर, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी उनकी जो बरहमी का अंदाज़ था, उनके जो अल्फाज थे वो सुने हैं। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन की तो इज़्ज़त की जानी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं कर सकते। अब जैसा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आपने कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त की जानी चाहिए, ज़रूर की जानी चाहिए, लेकिन जिस खातून की बरसर-ए-आम तौहीन हो रही है, और वो हमेशा तेलंगाना की जब तक गवर्नर थी ये कहती थी कि मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ते रहूँगी, लेकिन जब मौका आया
अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी या फिर अपने साथ होने वाली बेइज्जती पे जब वही खामोश है तो फिर दूसरों क्या कहेंगे बताइए। जी, जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरह ख़वातीन की बेइज़्ज़ती होती रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक फ़िल्म्स बनती हैं जिसमें मुस्लिम ख़वातीन के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम करने की भी काम किया जाता है, और हद तो ये है कि उन पर फ़िल्में भी बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स आपने देखा कि विवेक अग्निहोत्री ने ये फ़िल्म बनाई थी और उस पर 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए के खर्च आए थे, मसारिफ आए थे, लेकिन जो फ़ायदा हुआ 340 करोड़ 90 लाख वो उस फिल्म ने कमाए। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झूठ और बेबुनियाद चीज़ों पर बनाई गई उस फिल्म को टैक्स से भी फ्री कर दिया था, तफरीह टैक्स से, और कई बीजेपी इख्तियार रियासतों में उस फिल्म को तफरीह टैक्स से इस्तेशना दे दिया गया था। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद आप द केरला स्टोरी आती है, उसमें भी झूठ का सहारा लिया जाता है, और जब कहा जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दरोगोई का सहारा ले रहे हो, तो फिर आपने देखा कि किस तरह उस फिल्म में तब्दीली की गई। लेकिन अब एक फिल्म आई है और आप देखेंगे यहाँ पर भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, और आप देखेंगे कि उस फिल्म का ट्रेलर इस कदर ख़तरनाक था कि मुसलमानों ने एहतजाज किया, और कई जो समाजी कारकुन हैं, हुकूक़ इंसानी के कारकुन हैं, उन्होंने फिल्म हम 12 पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। और अच्छी बात यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन जो बेंच है नई मजाज, उन्होंने उस पर उसकी रिलीज़ पर पाबंदी आयद कर दी है, उसकी नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि ये 14 जून से रिलीज़ होने वाली थी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आपने 2 फिल्मों की बात की, जी हाँ, 3 फिल्मों की बात की, कश्मीर की एक बात की है और केरला की एक बात की है। जी जी। ये मसला भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इंटरटेन नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट जब भी कह देता कि इस तरह की फिल्म समाज में बिगाड़ पैदा कर सकती है, लिहाजा ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बनना चाहिए, अगर तभी फटकार दी थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो मैं समझता हूँ ना केरला लव स्टोरी बनती, ना हम 12 फिल्म बनती। जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये देखा जा रहा है कि एक तबका उठ के आके ये कह रहा है कि इससे हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे दीन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, बल्कि समाज में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक बात देखिए कि इस तरह की जो फिल्में बनाई जाती हैं, एक ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं, उसका इंतखाबी फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर दूसरे फ़वाइद हासिल करने के लिए, या जहर उगलने, या फिर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान जो इख्तलाफात है उसको हवा देने के लिए और नफ़रत को हवा देने के लिए इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे फ़िल्में हाथरस रेप केस पर नहीं बनाई जा सकती? क्या ऐसी फिल्में आप देखेंगे कि दिल्ली में कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर 70 साल की खातून के साथ मुँह काला किया गया, ऐसे मौज़ूआत पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती? क्या आप देखेंगे वृंदावन की जो बेवाएँ हैं, जिन्हें आप देखें कि खाना बराबर नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उन्हें प्याज से, उन्हें अदरक से महरूम रखा जाता है, तो उन पर क्या फिल्म नहीं बनाई जाती? क्या ऐसी यानी बीवियाँ हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनके शौहर उन्हें छोड़कर राफरार इख्तियार किए हैं? क्या उन शौहरों पर, उन बीवियों पर फिल्में नहीं बनाई जाती? सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर फिल्म बनाना आपका मकसद होता है, ये क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिल्म जो होती है वो तफरीह का होती है। जी, लोगों को एक मैसेज दिया जाता है, और फिल्म में हमेशा ये बताया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की कामयाबी होती है। जी जी, होना भी यही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जब से हमारा फिल्म इंडस्ट्री बना है, जी जी, कभी भी हमने पुरानी फिल्मों में निकाल के देख लीजिए, कभी भी मज़हब की बुनियाद पर कभी फिल्म नहीं बनी। जी जी जी, बल्कि समाज के जो हालात है, जो इश्यूज़ है, उसके पर फिल्में बनाई गई हैं, और मुतासरीन के ऊपर फिल्में बनाई गई हैं। जी जी, या ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो गलत है, लेकिन अब रिवाज चल पड़ा है, मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाओ, चल जाती है। जी जी, आपने देखा कि कश्मीर के खिलाफ जो फिल्म बनाई गई थी, वो फिल्म को वज़ीर-ए-आज़म ने भी देखा है, जी जी, बड़े बड़े थिएटर्स में नुमाइश की गई है, हमारे होम मिनिस्टर ने भी जाके देखा है, फुल तायद की, और बीजेपी के वालों को कहा गया है कि लोगों को थिएटर में लिया के बताओ फिल्में, टिकटें खरीद के बताओ। जी जी, इस तरह से प्रोड्यूसर्स का और डायरेक्टर्स को का फ़ायदा पहुंचाया गया है। समाज में एक नफ़रत की लहर फैलाई गई है। आप देखेंगे कि आपने अच्छी बात कही है कि हाथरस के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनी। जी हाँ, जी हाँ, 17 साल खातून का आपने जिक्र किया, जिसका रेप किया गया, उसके ऊपर फिल्म नहीं बनी। तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ है। आज देखिए कि आप तो जिस तरह से हिंदुस्तान में माहौल पैदा किया गया है, यहाँ पर तमाम मज़ाहब में मोहब्बत की,
फिल्में बननी चाहिए, या अगर कोई मज़हब में अच्छा काम होता है तो दूसरी मज़हब की जानिब से उसकी सताइश होती है, तो उस तरह की फिल्में बननी चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने और पैसा कमाने के लिए जो फिल्में बनाई जा रही हैं, उससे समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है। जी जी, वैसे भी नहीं वजह साहब, आप देखेंगे कि फिल्म हमारे बारह जो है उस बारे में अनु कपूर की ये फिल्म है, और उस बारे में यही कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में मुस्लिम ख़वातीन को और शादीशुदा जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उन्हें पेश किया गया है वो बहुत ही भयानक अंदाज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच ने कहा कि हमने आज सुबह ये फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ही ऑफेंसिव डायलॉग है उसमें, और वो नहीं निकाले गए। अगर वो निकाले जाते हैं तो फिल्म रिलीज़ हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इसलिए कि आप देखें कि उस फिल्म में एक आयत कुरानी का हवाला देते हुए बहुत ही अजीब और नई बातें की गई है। तो क्या इस तरह के फिल्में नहीं बनाई जा सकती, जो आप देखेंगे कि जो अक्सरियती माशरा है उसकी बुराइयों को, उसमें जो पाई जाती है बुराइयां, उसको उजागर करता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फिल्में की तरह रहनी चाहिए जी। अगर इस तरह का नया रुझान शुरू होता है फिल्म इंडस्ट्री में कि मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाया जाए या फिर मुस्लिम हीरोज़ का बाइकआउट किया जाए, तो ये जो ट्रेंड है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे समाज के लिए, हिंदुस्तान की इत्तेहाद के लिए नुकसानदाह है। जी जी। देखिए ऐसे कई आपने जिक्र किया है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हमारे पास अभी भी जेल में है जी जी आसाराम, अच्छा आसाराम बाबू की बात कर रहा हूँ मैं, वो जेल में है, उनका बेटा जेल में है, हाँ, और एक राम रहीम, हाँ जी जी, वो भी जेल में है। हमने देखा है कि अदालत ने उन्होंने कसूरवार करार दिया है, जी, सज़ा दी है कि आपने कई खवातीन की इस्मत रेज़ी की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई फिल्म नहीं बनाई गई। बल्कि मैं समझता हूँ कि आसाराम राम रहीम को जो है बार बार जेल से थोड़ी देर वक्फ के लिए रिहा किया जाता है, हर थोड़े दिन में एक बार रिहा किया जाता है। जी जी। इस तरह की जो गलतियाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, उन्होंने उन्हें कसूरवार करार दिया है। लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स जो मुस्लिम मसाइल पर फिल्में बना रहे हैं, उनकी नज़र आसाराम बाबू पर नहीं जाती, या फिर उनके बेटे पे नहीं जाती, या फिर राम रहीम पे नहीं जाती। जी जी। तो अगर वो चाहते तो ऐसे इनके पर भी फिल्म बनाइए ना, सिर्फ एक मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर इस तरह की आप फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या लोग आपको, क्या हिंदू कौम आपको बर्दाश्त करेगी? आज मुसलमानों के खिलाफ बदनाम, मुसलमानों को खिलाफ आप जज्बात को भड़का रहे हैं। ठीक है, चलिए, हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, कभी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ रही, कभी नहीं रही, वो अलग बात है, लेकिन हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप देखते हैं कि आसाराम बाबू के खिलाफ आप फिल्म बनाइए, क्या हिंदू कौम उसको बर्दाश्त करेगी? अरे 16 साल की बच्ची के साथ उन्होंने मुकाला किया है, वो इल्ज़ाम है उन पर। जी नहीं, कोर्ट ने उसको सजा कसूरवार करार देते हुए सजा दी है, हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी। तो आपको उनके पर फिल्म क्यों नहीं बनानी चाहती? जी जी, इस पर क्यों सोचा नहीं आता? क्यों हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सिर्फ उन्हें मुसलमान ही बुरे लगते हैं? ये हकायक नहीं है, हाथरत इशू नहीं है। ऐसे कई इशूज़ है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये बात कही जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फिल्म पर पाबंदी यानी इसके रिलीज़ पर हुक्म इल्तवा जारी करने का या रोक लगाने का सवाल है, तो इस सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि अजहर पाशा तंबूली ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे, और उनकी जो यानी वकील थी यानी फौजिया शकील, उन्होंने बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी की, और अदालत ने ये मान लिया कि इसमें बहुत ही ऑफेंसिव डायलॉग्स हैं और उसे निकाला जाना चाहिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह एक जहर घोलने की साजिश हो रही है हिंदुस्तान में। वैसे भी आपने देखा कि मोदी हुकूमत के पहली मियाद में, दूसरी मियाद में जो हालात मुल्क के हुए हैं, और अब तीसरी मियाद हो रही है, अब तो शुरू हो रही है, तो ये शुरुआत में इस तरह की अगर हरकतें की जाती है तो बहुत गलत बात है। और जैसा कि नईम वजाद ने कहा है कि कभी कि किसी ने यानी किसी मुसलमान ने किसी अपने हिंदू भाई के ख़िलाफ़ या उनके मज़हब के ख़िलाफ़ या उनके मजहबी रसूमात के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है। लेकिन नाज़रीन, एक बात है कि अगर कोई नफ़रत पर मबनी फिल्म बनाता है तो उस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो। अब आप देखिए कि आमिर खान के बेटे हैं जुनैद खान डेब्यू कर रहे हैं फिल्म महाराज के साथ, और ये महाराज जो फिल्म है वो कोई टाकिज़ों में रिलीज़ नहीं हो रही, थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो रही, बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है। तो इस फिल्म पर भी पाबंदी आयद करने का VHP ने मुतालबा किया है। क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में एक प्री इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया था,
तो उसमें एक बहुत बड़े मजहबी शख्सियत थी, अक्सरियती मजहब से जिनका ताल्लुक था, उनके कारस्तानियों को बयान किया गया है, उनकी कारस्तानियों को बेनकाब किया गया है। अगर वो हकीकत है, जी जी है वो। देखिए और एक बात है, हमने कई बार देखा नेहरू के खिलाफ फिल्में बनाई गई, हाँ हाँ, गांधी जी के खिलाफ फिल्म बनाई गई, और आपके इंदिरा गांधी के खिलाफ फिल्म बनाई गई। मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को सियासत से या मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। जी हाँ सर, तफरीह का सामान है, हाँ। उसको आप कभी सियासत से जोड़ रहे हैं। अब जो हिंदू लीडर्स अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, इन्हें हीरो बना के पेश किया जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत बड़े मुजाहिद आज़ादी थे, जबकि अंग्रेज़ों की उन्होंने मुखबिरी की थी, उनको हीरो बना के गुलामी की थी, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का रुझान जो फिल्म इंडस्ट्री में किया जा रहा है, इस पर सारे फिल्म इंडस्ट्रियों को, जो एसोसिएशन है, उस पर गौर करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को मज़हब से और सियासत से पाक रखने की जरूरत है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, 11 वर्षों के दौरान ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब आपको दिखाई देती थी, वहाँ पर ऐसा लगता है कि फिरका परस्ती का जहर घोल दिया गया है। देखिए मोदी की फिल्म बनाई गई है, जी हाँ सॉरी, लेकिन पिट गई। और एक बात, पिटना तो वो तो पिटना ही था, लेकिन साथ में कोई हीरो होता है तो उसकी हीरोइन भी होती है। जी हाँ जी, लेकिन हीरोइन का कोई चर्चा नहीं हुआ। जी जी जी, मोदी फिल्म। जी जी। तो आप नाकाम हो गई शायद, आपको बताना था तो हर चीज़ बताना चाहिए था। यहाँ तक कि जब हमारे वज़ीर आज़म की वालदा का इंतकाल हो गया था, देहांत हुआ था, तब भी सास की आखिरी दीदार करने का भी बहू को मौका नहीं दिया गया। जी जी, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जी जी। तो इस पर फिल्म नहीं बनी। जी हाँ। या तो फिर जो फिल्म बनाई गई थी उसमें ये पहलू भी पेश नहीं किया गया। और नईमन साहब, ये बेवकूफ़ों को, इन अंधों को, और ये अक्ल के अंधे हैं ये, और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई कम्युनल है, ये फ़िरका परस्त है, और मैं तो इन्हें कम्युनल डॉग्स कहूँगा, इसलिए कि इन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि आज सारी दुनिया में औरत का जो मुकाम है, औरत को जो आज़ादी मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की देन है। आपने देखा कि यूरोप जैसा तरक्की याफ्ता इलाका जो है यूरोप, वहाँ पर मगरिब में यह हाल था कि औरत को वोट डालने का हक हासिल नहीं था, यानी औरत किसी भी अहम अमल में हिस्सा नहीं ले सकती। आज भी हमारे पास मुल्क में ऐसे मुकामात है, और हालिया अरसे तक भी ब्रेस्ट टैक्स वसूल किया जाता था। आप अंदाजा कर सकते हैं, शर्म की बात है, उस पर यह फिल्म बननी चाहिए। देखिए हम बुर्का, हमारी खवातीन बुर्का पहनते हैं, उस पर भी तरह से, और दूसरे लोग नंगे का नीम बराना कपड़े पहनते हैं, उस पर कोई इतराज़ नहीं। जी जी। और आप देखेंगे कि, और ये भी आपको बता दूं कि कोई औरत अगर बच्चा पैदा हामिला होती तो आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उस औरत को गांव के बाहर निकाल दिया जाता है, वहां उसके जज्जी का इंतजाम किया जाता है। महावरी की बात है, नहीं, महावरी का भी है और जज्जी का भी है। तो कहने का मतलब ये है कि औरत को अगर सही मुकाम दिया है तो इस्लाम ने दिया है, और औरत के आप देखेंगे कि दीन इस्लाम में और मुसलमानों में खासतौर पर इन डायरेक्टर्स को चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जाहिल है, उन्हें पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, मुस्लिम खानदानों में खवातीन का मुकाम क्या है, वो उन्हें पता नहीं है। और इसमें हमारी भी गलती है कि हमें भी बताना चाहिए कि दीन इस्लाम ने, और ख़ास तौर पर हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। मैं समझता हूँ कि किसी और मजहब में माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बेटी का जो हमारे पास तस्वुर है, बेटी की जो इज्जत व एहतराम है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा, जब भी आप कभी बाहर जाते या बाहर से तशरीफ लाते तो अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाते। ये मुकाम है, ये मर्तबा है बेटी का इस्लाम में। और आप देखेंगे कि बीवी के बारे में कहा गया है कि वही शख्स सबसे बाअखलाक है, सबसे अच्छा किरदार वाला है, और अल्लाह ताला उससे खुश होता है जो अपनी बीवी की इज्जत करता है, बीवी के साथ खुश रहता है। ये है। देखिए रियाज साहब, आपने जो भी कहा, इस्लाम ने हमें जो उसके बारे में आपने बताया है, हर मज़हब में चंद लोग हैं जो किसी से, खवातीन से कभी नाइंसाफ़ी करते होंगे। जी जी। लेकिन उसको इशू बना के फिल्में बना देना और लोगों के सामने सारे मज़हब को रुसवा करना, ये अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि आप वृंदावन का आपने हवाला दिया है, ये सोचने वाली बात। अरे आप रोएंगे, मैं कहता हूँ कि वहाँ के जो बेवा खवातीन, हमारी हिंदू खवातीन बहनें जो हैं, जो बेवा हैं, वो आप देखेंगे कि वहाँ उनके खाने का जो इंतज़ाम होता है, उन्हें कोई अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। ऐसा वैसा खाना, यानी अदरक उसमें नहीं होती, लहसुन उसमें नहीं होता, और उसमें प्याज नहीं होती, तो क्या है ये ज़िंदगी। देखिए मैं समझता हूँ कि वुमेन कमीशन हैं हमारे पास। जी जी। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी होंगी, हिंदुस्तान में भी वुमेन कमीशन है, किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की, और ना ही आज खुद वुमेन कमीशन ने इसका
जायज़ा लिया है। और आप देखेंगे कि इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं मालूम कि जो मुसलमान होते हैं अगर बेवा खातून है तो उसकी शादी पर जोर देता है इस्लाम कि उससे शादी कर लेनी चाहिए। देखिए और एक बात क्या है, वो तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक माहौल बन गया है। जी, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा हो जाएगी और मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हमारे लोकसभा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के दौरान ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो हिंदुओं की जायदादें, यहाँ तक कि ख़वातीन के मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में तकसीम कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आज़म के ओहदे पे फायज़ होते हुए नरेंद्र मोदी को इस तरह की बातें करने ज़ईब नहीं देता। लेकिन साथ ही साथ ये भी हक़ाइक़ है कि आज अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर से एक सर्वे होना चाहिए कि मुसलमानों के घरों में क्या हालत है, इनकी माशी हालत क्या है, इनके घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग रोज़गार पे हैं, कितने लोग छोटे रोज़गार से वाबस्ता हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, इनका घर कैसे चलता है। इसका अगर सर्वे कराया जाए और उसकी रिपोर्ट मज़रान पे लाई जाए तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, तालीम का अखराजात इतने बढ़ गए हैं, कोई भी मैं नहीं समझता कि 2 से 3-4 बच्चे पैदा करें। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि मुसलमानों के 4 बीवियाँ होती हैं, 40 बच्चे होते हैं। इस तरह का जो गलत पब्लिसिटी की जा रही है वो मैं समझता हूँ कि गैर कौम में इसका गलत असर हो रहा है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिस तरह अगर हमारे 12 जो हैं अगर इस तरह के फिल्म्स बनते हैं तो ये बहुत गलत बात है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि 2 अहम खबरें हमारे पास है। ये खबरें आपको मैं मुख्तसर अंदाज में बताते हुए अपना हमारा प्रोग्राम जो है खबर ख्याल उसे इख्तिताम को पहुंचाता हूं। और वो खबर ये है, और मलाड यानी बम्बई में ये वाक़या पेश आया है। एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था और आपको बता दूँ कि जब आइसक्रीम पहुँची उसके घर में तो वो बहुत मज़े लेकर खाने लगा। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि आइसक्रीम का जो कोन था वो इस कदर सख्त हो गया तो उसने देखा कि आखिर ये सख्त चीज़ कोन में क्या है। जब उसने देखा तो एक कटी हुई उंगली थी, नाखून के साथ आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये हालात हो रहे हैं और वहाँ पर अब एक पुलिस के हवाले कर दी गई वो उंगली कि आखिर वो किस इंसान की उंगली थी, क्या किसका कत्ल किया गया था और ये हुआ तो कैसा हुआ। तो बहरहाल फॉरेंसिक लैब को वो मायने के लिए उंगली भेज दी गई है। तो बहरहाल ये एक तो उंगली की बात रही, लेकिन एक आलमी सतह पर बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि गज़ा में जो तबाही और बर्बादी का नंगा नाच इसराइल नाच रहा है और दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, उसको 250 दिन हो चुके हैं। और 250 दिन के दौरान आप देखेंगे कि 15,694 बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि जुमला शोदा की तादाद 38,000 के करीब है। और ये भी बता दूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा गया है कि इसराइल ने अब तक गज़ा पर 250 दिन के दौरान 79,000 टन बारूद बरसाया है। नहीं मजा साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया तमाशा देख रही है। जी। अफसोस होता है कि मुत्तहदा जो हमारा है यूएनओ जो है वो भी खामोशी अख्तियार किया हुआ है। इंसानी हुकूक़ की बातें तो बहुत बड़ी की जाती हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। जहाँ तक मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों को मरने पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ के बच्चों को खाना भी नहीं है। अल्लाह रहम करे। जी। बहरहाल आपने कहा है कि भूख से 33 बच्चे मर चुके हैं अब तक। जी। तो बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अब मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए एक क्वेश्चन करना। जी। वो जो आइसक्रीम की दुकान थी किसी मुसलमान की तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस आइसक्रीम को भी मुसलमानों से जोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में इस तरह के जो अनासिर है उनका अंजाम आपने इंतखाबात में देख लिया होगा। और अयोध्या से जो शिकस्त हुई है बीजेपी को, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान है और एक अजीम मुल्क है जहां पर गंगा जमनी तहजीब हमेशा जिंदा रहने वाली है। बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।